नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, गणित के तृतीय सेमेस्टर के लिए मैं गणित का यह वीडियो दे रहा हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं प्रमुख फार्मूले जो आपके होते हैं, लास्ट जिसे कहते हैं लास्ट टचअप मैं आपको देने वाला हूँ कि इतना तो आपको लास्ट बार में रिविज़न करके ही जाना है। जो मेरे 3 क्विक रिवीजन वाले वीडियो हैं, लास्ट टाइम आप उसको देख लीजिएगा, और इस प्रमुख फार्मूले वाले जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी बन जाए, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। सबसे पहली बात, पहला सूत्र मैंने लिखा है अनुपात। जब ज्ञात करिएगा आप सभी लोग, सबसे पहले उसके मात्रक जो है बराबर करिएगा। ठीक है, बिना मात्रक बराबर किए अनुपात मत ज्ञात करिएगा। अगर रुपया पैसा का अनुपात लगाना है, दोनों को या तो पैसे में बदलिए या तो दोनों को रुपए में बदलिए, तभी अनुपात को ज्ञात करना है। अगर 1 घंटा में है, 1 दिन में है, दोनों को घंटे में बदलिए, तभी आप अनुपात ज्ञात करिएगा। ठीक है, पहला आपका यही कॉन्सेप्ट है कि अनुपात ज्ञात करते समय मात्रक बराबर होने चाहिए। दूसरा है समानुपात। मित्रों, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसमें जो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अगर 2 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा जाए, देखिए मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती में 2 और 8 बीच आरी आरी लिख दीजिएगा, मतलब बगल बगल लिख दीजिएगा और बीच में दूठी यक्स लगा दीजिएगा। ठीक है, मध्यानुपाती में बीच में दूठी यक्स लगाना है और अब बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर करके यक्स का जो वैल्यू आएगा वह उसकी मध्यानुपाती हो जाएगी। उसके बाद अगर तृतीयानुपाती की बात करें मित्रों, तृतीयानुपाती में अगर 2/8 का तृतीयानुपाती निकालने के लिए कहे तो 2/8 लिखिएगा, उसके बाद फिर 8 लिखिएगा, 2:8 समानुपाती 8, अर्थात तृतीयानुपाती में लास्ट में x लिख दीजिएगा, यह होता है तृतीयानुपाती। तो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती यहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, आपसे पूछा जा सकता है। चतुर्थानुपाती में कभी भी 2 चीज आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा तो आपसे 3 अंक आपको दिया रहेगा। जैसे 2, 4, 8 का चतुर्थानुपाती निकालना है, 2:4 समानुपाती 8:x, इस तरीके से आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल निकाल करके x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए मित्रों, तीसरा मैं बताता हूं। घातांकी वाले में आपको क्या चीजें याद करनी है। आधार अगर बराबर हैं, जैसे 2⁵5 × 2⁵3, तो हमेशा घातांक की अवधारणा में हमेशा घात आधार को आप बराबर करने का प्रयास करिएगा। अगर यहां पर 2 है, यहां पे 4 है, तो इसको भी 2 की घात बनाने का प्रयास करिएगा। मैंने कई प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उसमें मैंने 2 की घात बना करके आपको बताया है। हमेशा आधार को आपको बराबर करना है। ठीक है, आधार बराबर होती है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसमें जो हो जाएंगी 2 की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आधार बराबर है, भाग में घातें क्या होती है, घटती हैं। अगर यहां पर भाग दिया होता है तो 2 की घात क्या हो जाता, 5 में से 3 गया 2, इसका उत्तर हो जाता। ठीक है, तो आधार पहले आपको बराबर करना है घात वाले अवधारणा में। उसके बाद अगर गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं, और अगर भाग है तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करता हूं मित्रों, a⁴m अगर इस तरीके से दिया गया है, जैसे 2⁴4 इसकी पावर 3 दिया गया है, तो इसका मतलब है 2⁵12 दिया गया है। 4 का 3 में गुणा कर लेंगे तो a⁴m, इसकी पावर n है, तो इसका मतलब a⁴mn दिया गया है। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। आगे ध्यान रखिएगा, 10⁵3 अगर ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब है 1/10⁵3 आप इसे लिख सकते हैं। जब भी घातों को जो है ऊपर से मतलब अंश से हर में लेके जाते हैं तो उसके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं मित्रों साधारण ब्याज की। मित्रों, साधारण ब्याज का फार्मूला निश्चित तौर पे आपको पता होगा। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां से इसी फार्मूले में प्रयोग करके आपको दर पूछा जा सकता है। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। आपसे समय पूछा जाता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, आपसे मूलधन पूछा जा सकता है, मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ठीक है, इसी फार्मूले से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 धन दर बटे 100 घाते समय। चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट हम नहीं निकालते हैं, सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह होता है चक्रवृद्धि मूलधन माइनस चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, आप देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। जब आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन पता चल जाएगा तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर होता है जो चक्रवृद्धि मिश्रधन पता चला है उसी में से आपको मूलधन घटा देना है, तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता होगा। आपको पता होगा निश्चित तौर पे ये चीजें, केवल क्विक रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों नगरीय जनसंख्या वाले जब सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। नगरीय जनसंख्या हो गई, किसी के आय में मतलब कि किसी के नगर में जो है 10-5% की वृद्धि पर डे पर प्रतिवर्ष हो रही है और
किसी साइकिल के मूल्य में घटाव हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। जब ऐसे सवाल आपके बीच आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन जब दिया रहे तो हमेशा यहाँ पे जो है माइनस लगाते हैं। अवमूल्यन अगर दिया है तो बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और अगर वृद्धि दिया है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। कहाँ? दर की जगह पे हम प्लस लगाते हैं। ठीक है। अगर 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कहा है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या और नगर की जनसंख्या में डायरेक्ट वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, नगर की वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 धन वृद्धि दर बटे 100 घाते समय हो जाएगा। और अगर यही नगर की जनसंख्या कम हो रही होती तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या हो जाती वर्तमान जनसंख्या ब्रैकेट में 1 ऋण वृद्धि दर बटे 1 ऋण अवमूल्यन दर बटे 100 घाते समय। जब भी घटोत्तरी होगी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बढ़ोत्तरी होगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों बैंक के बारे में 2-3 जानकारी आपको लेनी है। बैंक में खाते के प्रकार, आपसे खाते के प्रकार नहीं पूछा जाएगा। चालू खाता क्या होता है मित्रों? एक ऐसा खाता होता है जिसमें बैंक ब्याज नहीं देती है। इसके अलावा खाता धारक खुद बैंक में ब्याज, मतलब बैंक को कुछ रुपया देता है। ठीक है। चालू खाता सबका नहीं खुलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े कंपनियों का चालू खाता खुलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिन भर में कितने भी बार हम लेन देन कर सकते हैं। ठीक है। बचत खाता क्या होता है मित्रों? बचत खाता जो होता है वह हर कोई व्यक्ति खुलवाता है। इसमें बैंक हमें एक निश्चित समय पर एक निश्चित ब्याज देती है। ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में एक निश्चित ब्याज, एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, और उसके बाद एक निश्चित ब्याज निश्चित समय पर हमें बैंक ब्याज जोड़ करके वापस कर देती है। सावधि जमा खाता निश्चित समय के लिए। आवर्ती संचयी जमा खाता क्या होता है? इसे रिकरिंग अमाउंट कहते हैं, मतलब सावधि जमा खाता आरडी बोलते हैं, मतलब आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता में हम निश्चित राशि जो है प्रति मंथ, प्रति सप्ताह इस तरीके से करके जमा करते हैं, और एक मेच्योरिटी डेट, परिपक्वता की डेट के बाद हमें जो है इस पर ब्याज लगा करके बैंक हमें संपूर्ण पैसा वापस कर देती है। ठीक है। आवर्ती जमा खाता हो गया। आगे बात करते हैं मित्रों चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों चेक जो है 3 प्रकार के होते हैं, वाहक, आदेशित और रेखांकित। वाहक चेक क्या होता है? यह चेक जैसे हमारे नाम से चेक आया है, वाहक चेक में हम अपने भाई को नाम चेक काट करके अपने भाई से कैश मंगवा सकते हैं, उसे वाहक चेक कहेंगे। आदेशित चेक में केवल जहां पे पे लिखा रहता है, आदेशित चेक में जानते हैं, आदेशित चेक में पे की जगह पे डायरेक्ट आपका नाम ही लिखा रहेगा। वहां पे आप किसी का नाम नहीं भर सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट आपका ही नाम लिखा होगा। तो जिसके नाम आदेशित चेक आएगा वही उसका यूज कर सकता है। वाहक चेक में पे की जगह पे खाली छोड़ा रहता है, वहां पे आप किसी का भी नाम लिख करके दे सकते हैं। रेखांकित चेक में क्या होता है मित्रों? रेखांकित चेक बिल्कुल वाहक चेक की ही तरह होता है, लेकिन जैसे ही चेक के इस कोने पर 2-3 रेखा हम खींच देते हैं, वो कैश डिपॉजिट नहीं हो पाता है। वो क्या होता है, अगर उसमें आपके चेक में अगर पैसा है, आपने अपने भाई के नाम चेक काट दिया है और कर्रा मार दिया है, बगल में रेखांकित कर दिया है, तो वह चेक मतलब विड्रा नहीं होगा। उसका पैसा जो है वह अपने किसी खाते में अमाउंट ट्रांसफर करवा सकता है, या कहीं भी उसे जमा करवा सकता है डायरेक्टली। ठीक है। रेखांकित चेक होता है। आगे बात करते हैं मित्रों लघुगणक। लघुगणक के बारे में, अगर 5 की घात 3 बराबर 125 दिया है तो इसे लघुगणक में बदलना है। हमेशा बेस जो है बेस ही रहता है, चाहे लॉग में हो चाहे आधार घातांक में हो। 5 यहाँ भी बेस है, 5 यहाँ भी बेस होगा। इसका जो 125 है यहाँ चला आएगा, घात उठ करके लॉग में बाहर चली जाती है, घात लॉग में बाहर चली जाती है, इस बात को ध्यान रखें। 5 की घात 3 बराबर 125, इसका लघुगणकीय रूप जो होगा log 125 बेस 5 बराबर 3 होगा। ठीक है। 4-5 फार्मूले मैंने लिखे हैं, आपको यही फार्मूला बस याद करना है। log m की पावर n बराबर होता है n log m। log m की पावर n बराबर n पहले आ जाएगा, n log m होता है। log mn बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है। log m प्लस log n। अब यहाँ पर अगर o दिया रहता log mno, अर्थात log m प्लस log n प्लस log o प्लस log o लिख लीजिएगा आप। ठीक। आगे बात करते हैं log m बटे n। log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। आगे बात करते हैं log a बेस a। log a बेस a का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है। log a बेस a। आगे कल इस कॉन्सेप्ट पर मैंने एक सवाल आपको बताया था। आगे log 10 बेस 10, अगर कोई लॉग वैसे ही लिखा गया, उसका बेस नहीं लिखा गया है, तो मान लेते हैं तो उसका बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है। log 10 बेस 10 मान 1 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए, मैं मिटा देता हूं, अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए log 100, log 100 का मान कितना होगा? तो log 100 का मान हमेशा 2 होगा। ध्यान रखिएगा, इसका घात कुछ नहीं, इसका मतलब 10 है। log 1000 का मान कितना होगा? log 1000 का मान 3 होगा। log 10 का मान 1, log 100 का मान 2, log 1000 का मान 3। जितने ही शून्य बढ़ते चले जाएंगे उतना ही उसका मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। चलिए आगे कुछ और सवालों को हम प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए मित्रों, मैं आगे बता दूं समुच्चय। ठीक है। मैं आपको दो चीज़ें मैं क्विक रिवीजन में छोड़ के चल रहा हूँ। 2 चीज़ें मतलब एकदम से, एक आपका जो शेयर वाला सवाल है, शेयर और लाभांश वाला,
ये आप 2 वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है। वैसे अनिवार्य बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, एक शेयर वाला और एक ये स्पर्श रेखा और छेदक रेखा वाला। निश्चित तौर पे यहाँ से सवाल न के बराबर आ जाते हैं, तो मैंने पढ़ा दिया है, एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है वहाँ से मैं आपका रिविजन करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समुच्चय। समुच्चय में मित्रों एक परिमित समुच्चय, एक अपरिमित समुच्चय। जिस समुच्चय में हम अवयवों को गिन लेते हैं, जिस समुच्चय में जैसे 1 2 3 दिया गया है, इसमें हम अवयवों को गिन लेते हैं, ये जो है परिमित समुच्चय होता है। और जिस समुच्चय में अवयव नहीं गिन पाते हैं, 3 4 5 6 और इस तरीके से डाट डाट दे दिया जाए, तो वहाँ पे हम अवयवों को नहीं गिन पाते हैं, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। मित्रों, एकल समुच्चय जो होता है, इसमें जो है कोई एक पद होता है, जैसे 5 लिख दिया जाए, इसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे बताइए, क्या ये एकल समुच्चय है? इसके बीच में 0 है, तो इसे रिक्त समुच्चय मत कहिएगा, यह भी जो है एकल समुच्चय ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल 2 मंझला ब्रैकेट लगा रहे, इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह 4 समुच्चय आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे अवयव। मित्रों, कभी भी आपसे समुच्चयों में अवयवों की संख्या पूछी जाए या सदस्यों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे एक समुच्चय 1 2 3 है, इसमें जो है अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। अवयवों की संख्या 3 है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, किसी भी समुच्चय में अगर 1 2 3 ये दिया गया है, ठीक है, अब ये दे दिया जाए 3 2 1 3 2 1, अब या तो इसे लिख दिया जाए 2 3 1, ठीक है। ए का मान है 1 2 3, फिर यही मान इसका भी, यही मान इसका भी। किसी भी समुच्चय में उसके अगर अवयवों को आगे पीछे कर दिया जाता है, वह समुच्चय अलग नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह समुच्चय अलग नहीं होता है, अवयवों को इधर उधर हम कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे, किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखते हैं किसी भी समुच्चय में, ठीक है। 2 बार अगर आता है तो अर्थात वह समुच्चय गलत है, ठीक है। चलिए, अवयवों की संख्या आपको पता चल गई ना, अवयवों की संख्या क्या होती है। उसके बाद देखिए उपसमुच्चय। मित्रों, उपसमुच्चय क्या होता है? मित्रों, किसी भी समुच्चय में अगर जैसे ध्यान रखिएगा, ए बराबर दिया गया है 6 7 8, ठीक है, ए बराबर दिया गया है 6 7 8। अगर आपसे कहा जाए कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, इसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n क्या है? इसके अवयवों की संख्या है। अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, तो 1 2 3 इसके अवयव हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8। इसकी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर उपसमुच्चयों को लिखने के लिए भी कहे, अधिकांशतः लिखने के लिए आ सकता है, तो आप पहले सिंगल सिंगल करिएगा, 6 फिर 7 फिर 8, ठीक है। उसके बाद 6 7, उसके बाद 7 8, ठीक है, और उसके बाद 6 8, और उसके बाद ये तीनों को एक बार लिख दीजिएगा, 6 7 8, और इसके बाद एक फाई लगा दीजिएगा, रिक्त समुच्चय एक बाद में लगा दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके जो उपसमुच्चय आ जाएंगे वो 8 आ जाएंगे, और उपसमुच्चयों की संख्या जो है 2 की पावर n, इसे निकाल लेंगे। आगे बात करते हैं मित्रों ए यूनियन बी। जब भी इस तरीके के सवाल आए मित्रों, यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ए दिया गया है 3 4 5 6, ठीक है। बी दिया गया है 4 5 1, ठीक है, 1 4 5 दिया गया है। अब आपसे कहा जाए ए यूनियन बी निकाल दीजिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, जो बच रहा है उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो दोनों में है, अर्थात 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 एक बार लिखेंगे, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, और यहाँ पे 1 बच रहा है। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है हम उसको मात्र एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में बच रहा है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी में ए होता है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, सर्वनिष्ठ इसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन को हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो जो दोनों में कॉमन है मात्र वही लिखते हैं, 4 5 ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन आप समझ लिए। अब उसके बाद मित्रों बात करते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है मित्रों? ए माइनस बी का मतलब होता है जो दोनों में है आप उसको काट दीजिए, जो दोनों में है उसको काट दीजिए। अब ए माइनस बी, जो ए में बच रहा है बस वही लिख देना है। ए में क्या बच रहा है? अगर इसी दोनों में दिया जाए ए माइनस बी ज्ञात करिए, तो 4 5 दोनों में काट दिया। अब ए में जो बच रहा है ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 3 6, ठीक है। ए माइनस बी हो जाएगा 3 6। अब बी माइनस ए अगर कहे, दोनों में काट दीजिए, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है काट दीजिए, बस बी में जो बच रहा है आपको उसे लिख देना है 1, ठीक है। बी माइनस ए का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो समुच्चय में मात्र इतनी चीजें आपसे पूछे जाने वाली है और कुछ नहीं आने वाला है। आगे बात करते हैं मित्रों गुणनखंड। गुणनखंड आपको स्वयं से प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका आ जाएगा सवाल। जैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। और ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही होता है ना। बताइएगा क्या मैं गलत लिखा हूँ या सही लिखा हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे लगता है सही है, बाकी आप बताइएगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ऐसे गुणनखंड वाले, देखिए गुणनखंड वाले सवालों को मैं बना करके मूड बना करके नहीं आया हूँ बताने के लिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, भाग के लिए भी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। मैं बताऊंगा समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक बहुत तेजी से रिविजन करिएगा। देखिए मित्रों, समांतर माध्य अगर आपसे निकालने के लिए कहे, समांतर माध्य अगर आपसे निकालने के लिए कहे, ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या। अगर इसमें जो है सारणी वाला दिया रहे, अगर दिया रहे क्या करते हैं, x यहाँ पर लिखते हैं, मतलब जो दिया है यहाँ पर जो है यफ लिखते हैं, यफ को हम बारंबारता कहते हैं, ठीक है, यफ को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। आपने अगर सवाल लगाए तो बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, केवल ये प्रैक्टिस मतलब आपके दिमाग में लाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, समांतर माध्य अगर सारणी दिया है, यहाँ पर यक्स, यहाँ पे बारंबारता, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, एफ एक्स। अब जो दिया रहता है इन दोनों के, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इसी तरीके से आप पूरी सारणी को हल कर लीजिएगा, नीचे तक आइएगा पूरी सारणी को, फिर इसके बाद समांतर माध्य का फार्मूला लगाइएगा। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है मित्रों सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स में जो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर इसे ऐड कर लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा, और सिग्मा एफ जो यहाँ पर आएंगे वो सिग्मा एफ का मान आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समांतर माध्य सारणी से भी निकालना आ गया और वैसे भी निकालना आ गया। निकालना तो आपको पहले भी आता है, लेकिन मैं रिवीजन करा रहा हूँ केवल, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए माध्यिका। मित्रों माध्यिका भी आपसे पूछा जाएगा, माध्यिका में आपसे क्या पूछा जाएगा, माध्यिका में आपसे जैसे 8 7 3 2, ठीक है, 9 इस तरीके से दिया गया है, इसकी कह दिया जाए आपको माध्यिका निकालिए। 8 7 3 2 9 इसकी माध्यिका निकालना। सबसे पहले माध्यिका निकालते समय इसके जो है मतलब कि छोटा बड़ा में मतलब आरोही या अवरोही में बदलते हैं। पहले हम 2 लिख देते हैं, फिर 3 लिख देते हैं, फिर 7 लिख देते हैं, फिर 8 लिख देते हैं, फिर 9 लिख देते हैं। सर्वप्रथम पहले ऐसे करिएगा। उसके बाद इसके पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या 1 2 3 4 5, अगर पदों की संख्या n बराबर कितना है, 2 2 4 1 5 5 है, और यहाँ क्या है 5 विषम है, इस वजह से इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी मित्रों, माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी n+1 बटे 2वां पद, n+1 बटे 2वां पद हो जाएगा, ठीक है। n+1 का मतलब 5 + 1 बटे 2 मतलब 6 बटे 2, मतलब 3वां पद जो है इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। 3वां पद में 7 आ रहा है, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर पदों की संख्या सम है, मान लीजिए यहाँ पर एक 10 आ जाता है और यहाँ पर एक 10 बढ़ा देते, तब इसकी माध्यिका क्या होती, n बराबर 2 2 4 6। अब जो है पदों की संख्या सम हो गई, अब इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। n बटे 2 का मतलब 6 बटे 2वां पद मतलब 3वां पद प्लस 6 बटे 2 मतलब 3 + 1 मतलब 4वां पद, 3वां प्लस 4वां पद बटे 2। 3वां पद का मान 1 2 3 7 है, 4वां पद का मान कितना है 8 है बटे 2, 7 8 15 बटे 2 मतलब 7.5 आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको माध्यिका निकालनी है, पहले ऐसे करना है, ठीक है। चलिए मित्रों, अब देखिए सारणी की माध्यिका आपको कैसे निकालनी है, इसको ध्यान रखिएगा। कल मैं एक सवाल कराया था, निश्चित तौर पे आप उस सवालों को जरूर किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती किए हैं। देखिए सारणी की माध्यिका आप कैसे निकालते हैं, 100% आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है सारणी की माध्यिका। देखिए यहाँ पर यक्स होता है, यहाँ पर यफ होता है, ठीक है। अब बाद में सारणी की माध्यिका निकालते समय यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। कल वाली प्रैक्टिस सेट का एक सवाल जरूर कर लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत बेहतर बताया, इसमें मैं केवल आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, सवाल नहीं लेके आया हूँ, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर लिया गया है 2 5 7 8।
अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या करते हैं मित्रों, संचयी बारंबारता में यही करते हैं। यहाँ पर 2 है, अब इसमें 2 में 5 जोड़ दीजिए, 7, 7 में 7 जोड़ दीजिए 14, 14 में 8 जोड़ दीजिए 22। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए n बराबर 2 5 7 7 7 14, 14 8 22, n बराबर 22, n बराबर क्या आ गया 22, n बराबर क्या आ गया 22, n बराबर आ गया 22। 22 क्या है, सम है विषम, आप कहेंगे भैया सम है, n बराबर n जो है सम है, सम है। इस वजह से माध्यिका, इस वजह से माध्यिका, इस वजह से माध्यिका, इस वजह से माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बताइए, n बटे 2वां पद, n बटे 2वां प्लस पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, 1वां पद बटे 2। n बटे 2वां पद का मतलब, n बटे 2वां पद का मतलब 22 बटे 2 मतलब 11वां पद, 11वां पद प्लस 12वां पद, 11वां पद प्लस 12वां पद बटे 2। 11वां पद और 12वां पद कहाँ आ रहा है, देखिए 11 और 12, 11, 11वां पद और 12वां पद, ये संचयी बारंबारता आप देखिए, इसी 14 में 11 भी आ रहा है, इसी 14 में जो है 12 भी आ रहा है, इसी 14 में 11 आ रहा है, इसी 14 में 12 आ रहा है, अर्थात ये 14 जो जिसकी संचयी बारंबारता 14 है, इसी में इसकी आकर के माध्यिका गिरेगी, इसी में इसकी माध्यिका आकर के गिरेगी। तो 11वां पद में क्या लिखेंगे, 11वां पद भी 5 है और 12वां पद भी जो है 5 है, 5 प्लस 5 बटे 2 मतलब 5 आ जाएगा इसके माध्यिका। ठीक है ना, 11वां पद भी जो है, 11वां पद और 12वां पद कहाँ आके गिरेगा, 14वें वाले में, 14 संचयी बारंबारता जिसमें है, इसका 11वां पद भी 5 है और 12वां पद भी 5 है, 5 प्लस 5 बटे 2 करेंगे हमेशा 5 आ जाएगा। ठीक है, सारणी की माध्यिका इसे निकालेंगे, 100% आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बहुलक क्या होता है मित्रों, बहुलक, बहुलक देखिए अगर 4 5 6 6 7 8 इसका बहुलक कहे, जो सबसे ज़्यादा बार आया वही उसका बहुलक होता है, इसका बहुलक जो है 6 हो जाएगा, इसका बहुलक 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है 2 बार आया है, इसकी बहुलक हो जाएगा। और अगर आपसे सारणी की बहुलक पूछ लिया जाए, सारणी की बहुलक, सारणी की बहुलक, जैसे एक सारणी दिया गया है, एक सारणी दिया गया है x f, f का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, x का मतलब बारंबारता, 5 4 3 2। ठीक है, बहुलक 3 7 6 5। ठीक, चलिए अब इसका बहुलक निकालना, बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखिए बहुलक, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर 4। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 5 जो है बारंबारता, 5 की बारंबारता 3 है, एक सारणी है जिसमें 5 3 बार आया है, 4 7 बार आया है, 3 6 बार आया है, 2 5 बार आया है। ठीक है, अब इसको सारणी में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए इसका बहुलक 4 है, क्योंकि 4 जो है 7 बार आया है। ठीक है, तो माध्य माध्यिका बहुलक आप निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। चलिए मित्रों, वृत्त के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने घन घनाभ छोड़ दिया मित्रों, घन और घनाभ, घन और घनाभ। देखिए शंकु, शंकु बेलन, शंकु बेलन, और उसके बाद क्या आपने कहा, शंकु बेलन वृत्त, शंकु बेलन वृत्त, शंकु बेलन वृत्त। मैंने कल शंकु पढ़ा दिया था और वृत्त पढ़ा दिया था, वृत्त की त्रिज्या वगैरह। उसके बाद बस यही शंकु बेलन वृत्त जो है आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, इसी वजह से मैं क्विक रिवीजन में शामिल नहीं कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसका शंकु कल वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था, बेलन एक बार मैंने बनाया, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बनाया था बेलन। और उसके बाद वृत्त के बारे में, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। शंकु के बारे में बताया था, बेलन के बारे में बताया था, वृत्त। अब गोला के बारे में जो लोग पूछते हैं, गोला के बारे में यहाँ से सवाल आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, गोला से आपके सीरीज में दे दिया है, आप उसे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आने की संभावना बहुत कम है। देखिए घन घनाभ से 100% क्वेश्चन आएगा। घन जो होता है, घन का जो क्षेत्रफल, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है 1/3 होती है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L × B × H होता है। ठीक है, और जो घन का जो है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB + BH + HL, ये जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, तो यही होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। घन का जो है आयतन ज्ञात करना है, इसका LBH, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मित्रों, घनाभ का विकर्ण, मित्रों घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण मित्रों होता है √L² + B² + H²। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक चीज मैंने कल बताया था, अगर कमरे के
अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, तो होता है, क्या होता है, 2l + b × h। ठीक है, 2l + b × h होता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का आयतन 1/3, इसका घनाभ का आयतन LBH, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb + bh + hL, घनाभ का विकर्ण जो होता है √l² + b² + h² होता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l + b × h, बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए मित्रों, अब ध्यान रखते हैं मित्रों आगे वृत्त की। मित्रों वृत्त के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉन्सेप्ट देखना है तो 50 मिनट की जाकर के मेरी 3 वीडियो है, देख लीजिए। 100% आपके तृतीय सेमेस्टर को टारगेट है, आप परीक्षा के एक दिन पहले आपको 100% क्विक रिवीजन के साथ वृत्त देख करके जाना है। देखिए, परीक्षा के एक दिन पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, वृत्त देख करके जाना है पूरे तीनों। उसके बाद शेयर लाभांश देख लेना है आपको रात में, और उसके बाद आपको जो है, जो भूलता बहुत ज़्यादा है, एक समुच्चय देख लेना है। ठीक है, इस समुच्चय, वैसे समुच्चय भूलेगा नहीं, मुझे पता है, इस समुच्चय देख लेना है। ठीक है, इतना 3 चैप्टर आपको देख करके जाना है, और बाकी सभी चीज़ें आपको आती हैं। समांतर माध्यम माध्यिका, इसका जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा, कैसे कैसे क्या होता है, इसी वीडियो से हो जाएगा, लेकिन ये 3 वीडियो आपको यहाँ से देखनी है। देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक ही चाप द्वारा केंद्र और परिधि के कोण पे क्या अंत होता है। ध्यान रखिए, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप मतलब AB के द्वारा अगर परिधि पर बना कोण, AB के द्वारा परिधि पर बना कोण अगर 5 अंश है, तो केंद्र पर बना कोण 10 अंश होगा। तो एक ही चाप AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। केंद्र का कोण जो है, केंद्र का कोण दुगना होता है। ये मैंने कैसे बताया था, केंद्र की शक्ति हमेशा बाहरी वाले से मतलब परिधि वाले से शक्ति ज्यादा होती है, केंद्र वाले से शक्ति से मैंने बताया था। ठीक है, व्यास द्वारा अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, व्यास द्वारा अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा कितने का होता है, ये व्यास है, इस व्यास के द्वारा अगर अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बन रहा है तो यह हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, ये 90 डिग्री का होता है। व्यास द्वारा अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखिएगा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण, एक ही चाप के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एक ही चाप के द्वारा चाप AB के द्वारा परिधि पर कोई भी कोण ABCD। अब यहाँ पर एक ही चाप AB के द्वारा यहाँ पर जो दोनों कोण बन रहे हैं AB के द्वारा परिधि पर बराबर कोण अंतरित होता है, मतलब A वाला कोण X है तो यह भी कोण X हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना अंतरित कोण जो है आपस में बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है मित्रों, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, इसके चारों भुजाएं जो है वृत्त के किस पर निर्भर, वृत्त के परिधि पर होती है, और इसके आमने सामने की जो कोण होते हैं, मतलब जो विकर्णवत कोण होते हैं, उनका जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश का होता है।